गुड इवनिंग। बीकॉम क्लासेस अब फिर कंटिन्यू करते हैं। कुछ दिन के लिए मैंने, कुछ दिन नहीं, बहुत सारी क्लासेस मैंने अपलोड नहीं कर पाए एक्चुअली, ड्यू टू सम बिजनेस। एक्चुअली प्रोफेशनल का एग्जाम शुरू हो रहे हैं दिसंबर, तो उसमें थोड़ा सा बिजी हो गए थे कुछ इस पर्पज़ के लिए ना। नाउ रेगुलरली हम अब क्लास कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सुने हैं कि एग्ज़ाम अब लोग का जनवरी में ही होगा। तो अगर जनवरी में होगा तो टाइम एकदम नहीं है, और सिलेबस कंप्लीट भी करना है, और हम लोग को प्रैक्टिस करना है, फिर रिवाइज करना है। ऑब्वियसली मैंने रिवाइज करेंगे, लेकिन रेगुलर क्लास दे के हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे तो हो जाएगा, उतना प्रॉब्लम नहीं। बस आप लोग को थोड़ा बर्डन्स होगा, बट हाँ अभी से करेंगे तो कोई होप हम लोग ठीक से कंटिन्यू कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे न्यू जो चैप्टर, एक्चुअली रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किए थे। आज हम लोग करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। पहले शेयर्स का वैल्यूएशन करेंगे, क्योंकि रेगुलरली शेयर से क्वेश्चन मिलेगा ही। साथ में ऑल्टरनेटिवली गुडविल भी मिल सकता है, लेकिन कभी कभी तो दोनों ही शेयर्स देता है, एक में गुडविल के साथ शेयर वैल्यूएशन और एक में सिर्फ शेयर्स वैल्यूएशन। तो बेटर है शेयर्स पहले कर लोगे, पहले सिलेबस कंप्लीट करें, इसके बाद हम लोग ऑप्शंस में जाएंगे, ठीक है ना। पहले शेयर्स वैल्यूएशन अभी करेंगे। तो in today's classes we should learn how to value shares. Okay, yes, let us start. ये मैंने लास्ट ही लिख के रखे थे कि ये चैप्टर नेक्स्ट करेंगे। तो आज का क्लास में हम लोग सीखेंगे शेयर वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। तो शेयर क्यों वैल्यूएशन करते हैं, इसका बहुत सारे रीजन्स है, और रीजन्स एक एक करके समझेंगे। पहले हम एक बेसिक आइडिया देते हैं कि शेयर का जो वैल्यूएशन करोगे किस तरह वैल्यूएशन हो सकता है। फर्स्ट पार्ट, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। देयर आर थ्री डिफरेंट मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। पहले हम एक बार मेथड सारा लिख लेते हैं, इसके बाद एक एक मेथड जब डिस्कस करेंगे उससे पहले हम आपको समझाएंगे कुछ। फर्स्ट होगी आपका मेथड, पॉइंट ए लिख लेते, मेथड फॉर वैल्यूएशन। मेथड्स फॉर वैल्यूएशन, ठीक है। फर्स्ट मेथड का नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। क्या हो गया नाम? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इसको और दो नाम से जानते हैं, बुक वैल्यू मेथड, बुक वैल्यू मेथड और इसको ये बोल सकते हैं फंडामेंटल वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड इंट्रिंसिक वैल्यू या बुक वैल्यू मेथड, या अनदर नेम नेट एसेट्स मेथड या एसिड बैकिंग मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है, हम लोग एक कंपनी का एक्चुअली वर्थ आज क्या रियल वैल्यू है वो पता करते हैं। रियल वैल्यू दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, और वो एक प्रकार का बुक वैल्यू भी है, और एसेट्स बेस पे वैल्यूएशन होता है, इसलिए इसको एसिड बैकिंग मेथड भी बोलते हैं। तो अगर मेरा एक बिजनेस है, हम कंपनी छोड़ देते, एक सोल प्रोप्राइटर मैंने बिजनेस कर रहे हैं, तो इस बिजनेस में मेरा कैपिटल है ना, तो जो भी बिजनेस का वैल्यू होगा वही मेरा कैपिटल है ना, और वही मेरा बिजनेस का वर्थ है, और उसमें अकेले मैं मालिक हूँ तो मेरा टोटल वर्थ मेरा ही हो जाएगा। और वही अगर पार्टनरशिप बिजनेस है, वो टोटल जो वैल्यू आया वो पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, इन लोग का हो जाएगा। बट एक कंपनी में प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे ओनर्स है, जितना शेयर होल्डर्स है, तो एक एक शेयर होल्डर्स अपना अगर वैल्यूएशन करना चाहे, सर क्या जरूरत है, मार्केट में जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से आ जाएगा। हाँ ठीक है, वो एक्चुअली मार्केट वैल्यू है, लेकिन वो कितना ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, कितना फंडामेंटली वैल्यू क्या है, स्ट्रांग है या नहीं, ये सब एनालिसिस करने के लिए ना हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करेंगे, रियल वैल्यू क्या है। तो ये एसेट्स बेस पे कैलकुलेशन होता है, कैसे कैलकुलेशन होता है वो हम लोग आगे सीखेंगे। फिर भी ये बता रहा हूँ, मेरा बिजनेस का सारा एसेट्स है, सारा एसेट्स
आज अगर उस सारा एक मान लेते वैल्यूएशन के लिए सारा एसेट्स बेच देंगे तो हमको कितना मिलेगा? बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, डेटा से कलेक्शन करेंगे, कैश कुछ है ऑलरेडी, ये सारा एसेट्स अगर बेचेंगे, हम बिजनेस क्लोज करना चाहते, लिक्विड करना चाहे, तो बेच के मान लो मिलेगा कितना? 1.5 करोड़। तो मेरा बिजनेस का एसेट्स 1.5 करोड़ नहीं है, मेरा एसेट्स बेच के, बिजनेस का एसेट्स बेच के 1.5 करोड़ आएगा ना। उसमें से मेरा बिजनेस का कुछ लाइबिलिटी भी तो है, कुछ लोन लेके रखे, कुछ क्रेडिटर्स का ड्यू है, कुछ आउटस्टैंडिंग है, वो सारा पे कर देंगे। एसेट्स बेचेंगे तो लाइबिलिटी भी पे कर देंगे ना। तो इसमें से लाइबिलिटी 50 लाख का था, 1.5 करोड़ एसेट्स बेच के आएगा, लाइबिलिटी उसमें से 50 लाख का दे देंगे। देने के बाद नेट क्या बचेगा? सर 1 करोड़ बचेगा। यस, तो जो 1 करोड़ है किसका है? मालिक का है। यस, और जो मालिक अकेले हम हैं तो मेरा ही पूरा 1 करोड़ का वैल्यू हो गया। मेरा बिजनेस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 करोड़। और उसमें पार्टनर्स है तो सारा पार्टनर्स का वैल्यू 1 करोड़ हो जाएगा। और उसमें शेयर्स है कंपनी में, बहुत सारे शेयर होल्डर्स, तो हम देखेंगे कितना शेयर्स है। मान लो इस कंपनी में 1 लाख शेयर्स था। कितना शेयर्स है? 1 लाख शेयर्स था, फेस वैल्यू 10 लाख तो कंपनी का कैपिटल था। बट कंपनी का वैल्यू इतना 10 लाख है, लेकिन चल रहा है तो 1 करोड़। तो हम 1 करोड़ को 10 लाख से, 1 लाख शेयर्स है ना, 1 लाख शेयर से डिवाइड करेंगे तो एक शेयर का वैल्यू आ जाएगा। तो 1 करोड़ बाई 1 लाख करोगे तो 100 रुपया वैल्यू। तो एक्चुअली फेस वैल्यू 10, वो कैपिटल ठीक है, लेकिन बिजनेस आगे करते गए, उसमें प्रॉफिट आया, प्रॉफिट जनरेट हुआ, उससे फिर री इन्वेस्ट किए, उससे प्रॉफिट आया। इस तरह कंपाउंड ग्रोथ आते आते अब वही वैल्यू कितना हो गया आपका ना? 100 रुपीज। तो टोटल नेट एसेट्स जितना है उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे, एक शेयर का वैल्यू मिल जाएगा। दैट इज नथिंग बट टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, इससे एक शेयर का वैल्यू। ये हो गया फंडामेंटल वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, मतलब रियल वैल्यू। मार्केट में हो सकते है उसका 10 गुना दाम चल रहा है, या हो सकता है उससे आधा दाम चल रहा है। तो मार्केट में क्या वैल्यू है और फंडामेंटली कितना वैल्यू, वो इसीलिए देखना जरूरी होता है। मान लो हम फंडामेंटल किसी कंपनी का वैल्यूएशन कर लिए, करने के बाद देखिए उसका वैल्यू आता है कितना ना? 200 रुपीज, और उसका मार्केट में दाम चल रहा है कितना? 100 रुपीज। तो मतलब आधा दाम में मिल रहा है, तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, आगे बढ़ सकता है। क्यों ना? अभी अगर कंपनी बंद भी हो जाए तो एक शेयर होल्डर्स को कितना मिलेगा? 200 रुपया रिटर्न मिलेगा, क्यों? फंडामेंटली वैल्यू 200 आया, ठीक है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन मार्केट में चल रहा है 100 रुपये, उसको तो आधा दाम में मिल रहा है, तो भाई कम दाम में मिल रहा है, खरीद लो उसको। ठीक है, तो और क्लोज भी हो जाएगा तो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा। तो फंडामेंटली एक कंपनी का वैल्यू देखना है तो आप फाइंड करोगे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, और इसको किस बेसिस पे किए? एसेट्स बेस पे किए। टोटल एसेट्स कितना बेच के आएगा, उससे लायबिलिटी को चुका देंगे, बाकी जो बचेगा होल्डर्स का, मालिक का बचेगा ना, उसको नंबर ऑफ शेयर होल्डर से डिवाइड कर देंगे, शेयर से डिवाइड कर देंगे, शेयर होल्डर से नहीं, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, एक शेयर का वैल्यू मिलेगा। अब उसमें 100 शेयर खरीदे, 100 का मल्टीप्लाई करोगे 100 का वैल्यू आ जाएगा। कोई 1000 शेयर खरीदे तो 1000 का वैल्यू आ जाएगा। इस तरह एक शेयर का वैल्यूएशन करोगे तो उसको बोलोगे आप इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, राइट। इसको इंट्रिंसिक रियल वैल्यू हो गया। और बुक वैल्यू मतलब जो भी बुक्स में एसेट्स लायबिलिटी है उस बेसिस पे करते, और एसेट बैकिंग एसेट्स बेस्ड वैल्यूएशन हो रहे हैं, तो मतलब सेम थिंग। सेकंड मेथड यील्ड मेथड। यील्ड मेथड या दूसरा नाम है अर्निंग कैपेसिटी मेथड। अर्निंग कैपेसिटी मेथड, और एक नाम है मार्केट वैल्यू मेथड। और इस मेथड में जो मार्केट वैल्यूएशन आप कर रहे हो ना, वो थियोरिटिकली वैल्यू हो रहे हैं। मार्केट वैल्यू, मार्केट बहुत स्मार्ट है, हाँ, कोई भी इन्वेस्टर्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आगे जाएगा, बढ़ेगा, घटेगा, हाँ बोल के तो करते, लेकिन देखा गया घट गया। तो मार्केट में डेली डेली चेंज होता है। क्या डेली डेली कंपनी का परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम हो रहा है? क्या नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सारे उसमें फैक्टर्स है, इसके कारण हो रहे हैं। कोई स्पीच दे दिए, फिर प्राइम मिनिस्टर, वैल्यू बढ़ गया। कुछ और कल फाइनेंस मिनिस्टर बोल दिए तो वैल्यू घट गया। कल कुछ और फाइनेंस मिनिस्टर डिसीजन लिए, वैल्यू बढ़ गया। एक किसी कंपनी का बढ़ गया तो किसी का कम हो गया। तो ये होता रहता है। तो फंडामेंटली एक वैल्यू देखोगे, और एक मार्केट वैल्यू है थियोरिटिकल वैल्यू, मतलब ऐसा मार्केट वैल्यू होना चाहिए। तो इससे भी हम लोग जज कर सकते हैं वो करंट मार्केट वैल्यू क्या है,
और क्या होना चाहिए उसके हिसाब से वैल्यू थोड़ा अंडर है या ओवर है, ये वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए बहुत अच्छा है वैल्यूएशन करना, राइट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहोगे तो ये सब डिसीजन लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत कुछ है, ट्रेंड एक्सेट्रा बहुत कुछ देखा जाता है, वो सब एक्सपर्ट का बात है, लेकिन आप सिर्फ वैल्यूएशन करना सीख रहे हो, कैसे करोगे, राइट। थर्ड मेथड, अच्छा यील्ड मतलब ये अर्निंग बेसिस पे होता है, यील्ड रिटर्न, ठीक है। शेयर होल्डर्स को क्या रिटर्न मिल रहा है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से क्या वैल्यू होगा। और अर्निंग, वो जो रिटर्न क्या है, कंपनी अर्न करते, जो भी कैपिटल लगा तो उससे क्या होता है, अर्निंग होता है, प्रॉफिट आता है, वो जो प्रॉफिट उसी बेस पे वैल्यूएशन कर रहे हैं, और उससे जो वैल्यू होता है मार्केट वैल्यू ही होता है थियोरेटिकल, राइट। थर्ड मेथड का नाम है फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू इज नथिंग बट एवरेज ऑफ इंट्रिंसिक इन वैल्यू। ये जो फर्स्ट दो मेथड सीखे उसमें जब वैल्यूएशन हो जाएगा, उन दोनों वैल्यू को जोड़ोगे, डिवाइड बाय 2, एक बीच का मिडिल का वैल्यू आएगा ना, एवरेज, एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू यहां लिख लेते हैं, दिस इज द एवरेज ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, एक एक शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और उसी शेयर का यील्ड वैल्यू, मतलब अर्निंग बेसिस पे क्या वैल्यू और नेट एसेट्स बेसिस पे क्या वैल्यू, दोनों वैल्यू जोड़ोगे और 2 है तो डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो इससे क्या मिलेगा आपको, फेयर वैल्यू मिल जाएगा। बस ये 3 मेथड से वैल्यूएशन होता है। तो देखो फेयर वैल्यू सबसे लेंथी है, लेकिन फेयर वैल्यू के लिए आपको फर्स्ट 2 मेथड्स का वैल्यूएशन करना जरूरी है, वो कर लोगे तभी फेयर वैल्यू आ जाएगा। तो क्वेश्चन में फेयर वैल्यू पूछ रहा है, समझ लेना, पहले आप इंट्रिंसिक करोगे, फिर यील्ड करोगे, फिर एवरेज कर दोगे, राइट, यस। तो ये था 3 मेथड के बारे में थोड़ा सा आइडिया। अब हम लोग करते हैं एक एक मेथड का कैलकुलेशन। फर्स्ट मेथड इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, डिटेल्स ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। ओके, इसमें 4 सिचुएशन आएगा इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के अंदर में, 4 डिफरेंट सिचुएशन आएगा। अच्छा हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं, इंट्रिंसिक के लिए इसको एक कलर में कर लेते। मेथड ए, मतलब सॉरी मेथड 1 चल रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड मतलब 1 फर्स्ट मेथड चल रहा है। इसके अंदर ए कंडीशन ए हो रहा है, इफ ऑल द शेयर्स, जितना भी शेयर्स है, ऑब्वियसली इसमें शेयर ना इक्विटी का, मेनली समझ लेना इक्विटी वैल्यूएशन कर, ऑर्डिनरी शेयर्स आर फुल्ली पेड, ऑल द शेयर्स आर फुल्ली पेड एंड सेम डिनोमिनेशन, ऑल द शेयर्स आर फुल्ली पेड एंड सेम डिनोमिनेशन। सर इसका मतलब हो रहा है इस सभी शेयर का फेस वैल्यू सेम है। सेम डिनोमिनेशन मतलब सेम फेस वैल्यू, यानी कि कुछ एक कंपनी में अलग अलग डिफरेंट सेल राइट का शेयर्स है, कुछ फेस इक्विटी का फेस वैल्यू 10 है, कुछ इक्विटी का फेस वैल्यू 5 है, ऐसा नहीं है। 10 है तो सभी शेयर्स का फेस वैल्यू 10 है। सर ऐसा होता है क्या, हाँ डिफरेंट फेस वैल्यू का होता है शेयर्स, ठीक है, बट इस केस में कंडीशन है सभी शेयर का फुल्ली फेस वैल्यू सेम है और सभी शेयर फुल्ली पेड अप है। किसी के से नहीं कि पार्टली पेड है, पार्टली कॉल की अभी तक फाइनल कॉल हुआ नहीं, ऐसा नहीं है, ऑल आर फुल्ली पेड एंड सेम डिनोमिनेशन। तो इसमें वैल्यू ऑफ शेयर कैसे करोगे ना, दिस इज इक्वल टू नेट एसेट्स, क्योंकि इंट्रिंसिक या एक क्या है एसेट बेस्ड वैल्यू, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कंपनी में कितना शेयर है वो डिवाइड कर दोगे, एक एक शेयर का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। बस ये हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का फॉर्मूला। इसके अंदर पूरा ना 4 अलग अलग केसेस आएगा, सिचुएशन, बट सब में आपको नेट एसेट्स तो फाइंड करना ही है और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है, ठीक है। अब क्या क्या सिचुएशन बाद में, फर्स्ट ये केस है, तो इसमें एक चीज फाइंड करना है क्या, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर
इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये फाइंड कर लोगे तो वैल्यू हो जाएगा। तो नेट एसेट्स ये लिखते हैं, नेट एसेट्स, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। एक्चुअली कैलकुलेशन करने के लिए सिंपल एक बैलेंस शीट, कोई भी प्रोप्राइटरी बिजनेस का भी बैलेंस शीट समझ लो, अब चाहे कंपनी का हो चाहे प्रोप्राइटरी बिजनेस का बैलेंस शीट देखोगे तो उसमें जितना सारे एसेट्स है, वो एसेट्स आज अगर बेचना चाहोगे, एक्चुअली बेच नहीं रहे वैल्यूएशन पर्पस में, तो आज अगर आज वैल्यूएशन करो तो आज उसका मार्केट में क्या दाम है, बेचेंगे उतना मिलेगा ना। तो आप ऑलवेज वैल्यूएशन के टाइम ये सोच के करोगे कि हम अगर इस कंपनी को बेचना चाहिए, इसमें मेरा ओनरशिप है और बेचना चाहे, तो आप बेच के नेट हमको कितना मिलेगा, मालिक को कितना मिलेगा। तो इसमें सारा एसेट्स बेच के क्या आया देख लो, उससे लायबिलिटीज माइनस कर दो, नेट एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच एसेट्स अप्रोच, ठीक है। तो एसेट्स अप्रोच से क्या करोगे, अब लिखते जाओगे ऑल एसेट्स, मतलब फिक्स्ड प्लस करंट, सारा एसेट्स लेंगे और कौन सा वैल्यू लेंगे, करंट मार्केट वैल्यू। और सर किसी एसेट्स का मार्केट वैल्यू नहीं पता चला तो बुक्स में जितना बैलेंस शीट में रिकॉर्ड है वही ले लेना, ठीक है। मतलब वैल्यू उसका चेंज नहीं है। और किसी एसेट्स का मार्केट में आज दाम ज़्यादा है तो जितना वैल्यू है मार्केट में वो लिख लोगे, क्योंकि बेचेंगे तो वही वैल्यू मिलेगा ना, यस। लेकिन इसमें एक चीज छोड़ना, फिक्टिशियस एसेट्स, एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब फेक एसेट्स, रियल एसेट्स नहीं है। ये कुछ एक्सपेंसेस है लेकिन एक्चुअली अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, ये समझ सकते हो। एक्सपेंसेस एक्सपायर नहीं किया इसलिए पीएल में चार्ज नहीं किए। इसमें से कुछ पोर्शन हो सकता है एक्सपायर्ड किया और पीएल में चार्ज किया, अभी कुछ अनएक्सपायर्ड पार्ट रहेगा एक्सपेंसेस, उसको आप फिक्टिशियस एसेट्स बोल सकते हो। तो इसको बेच के थोड़ी मिलेगा पैसा, एक्सपेंसेस किए उसको अभी तक पीरियड इसका लाइफ एक्सपायर नहीं किया इसीलिए इसको पीएल में नहीं चार्ज करके एक्सपेंसेस एसेट साइड दिखा है ना, डिफर्ड एक्सपेंसेस। इस तरह कुछ है, छोड़ दो, क्योंकि उसको बेच के कुछ मिलेगा नहीं, फेक एसेट्स है। तो बाकी जितना एसेट्स है, चाहे स्टॉक हो, डेटर्स हो, चाहे आपका कैश तो ऑलरेडी एसेट्स है रियल, और फिर आपका बिल्डिंग हो, ठीक है, इवन इंटेंजिबल एसेट्स हो, इवन गुडविल भी हम बेचेंगे तो गुडविल के लिए भी तो लेंगे ना, अपना बिजनेस इतना दिन चला तो गुडविल से लेके इन्वेस्टमेंट से लेके सारा एसेट्स बेचेंगे, बेच के जो भी मिलेगा वो लिख लेंगे, ठीक है, इससे लेस कर देंगे। अब बेच के जो भी आया इससे क्या करेंगे, सबसे पहले सारा लायबिलिटीज लेस करेंगे। तो लायबिलिटी में एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है। एक्सटर्नल में होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट मतलब लोन एटसेट्रा लॉन्ग टर्म, और करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जितना भी। तो इसमें दो चीज आएगा, एक नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज, और दूसरा करंट लायबिलिटीज। और इसमें इस सब में क्लेम कितना है, बुक्स में कितना नहीं, उन लोगों का क्लेम कितना, क्रेडिटर्स वो कितना क्लेम कर रहे हैं। हो सकता है कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा डिले के कारण। तो जितना क्लेम है वो लिखोगे, और सर कुछ नहीं दिया तो बुक्स में जितना था बैलेंस शीट में वही लिख लेना। और एक हो सकता है कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था, कुछ कंटिंजेंट था, लेकिन अब बिजनेस लिक्विड करेंगे तो उसको भी सेटल करना होगा ना, तो वैल्यूएशन पर्पस में उसको भी कंसीडर करोगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज इफ एनी, उसमें भी कितना क्लेम है, क्योंकि अब मैंने बोला ना ऑलवेज वैल्यूएशन में ये सोच के करोगे, आज अगर ये बिजनेस को बेच दिया जाए तो कितना मिलेगा एसेट्स बेच के, और उसमें एसेट्स बेच के जो भी है उससे लायबिलिटीज एक्सटर्नल कितना पे करना होगा, तो इतना पे कर दोगे ना, तो सारा जोड़ लो और माइनस कर दो, ये जो टोटल करंट मार्केट वैल्यू इससे लेस कर दो, तो आपको मिल गया नेट एसेट्स ऑफ कंपनी।
कंपनी का नेट एसेट्स कितना, और इसको और एक नाम बोलते हैं नेटवर्थ या शेयर होल्डर्स फंड। ये किसका है? शेयर होल्डर्स का ही तो पैसा ना। लाइबिलिटी देने के बाद बाकी जो एसेट्स बचा वो किसका? शेयर होल्डर्स का ही तो है ना। तो नेट एसेट्स ऑफ कंपनी या बोल सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है। अब अब बोलो, एक कंपनी में ना, एक कंपनी में दो तरह का शेयर होता है, इक्विटी और एक प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस को पहले पे करते, प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी है ना, तो लिक्विड हो रहा है ये मान के कर रहे हैं, एक्चुअली तो लिक्विड नहीं। अगर लिक्विड हो रहा है तो उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो भी क्लेम है, उनका कैपिटल कुछ एरिया डिविडेंड था, वो क्लेम हमसे उनको पे करेंगे, तो लेस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम। अगर प्रेफरेंस है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बस हो गया आपका। तो इससे लेस कर देंगे। क्या लेस करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम। ओके। इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कितना क्लेम है वो प्रेफरेंस को देना पड़ेगा। तो एक कितना क्लेम कर सकते? एक्चुअली जितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, जितना भी कैपिटल था पेड अप वैल्यू, उसके साथ ऐड कर लोगे एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या जोड़ोगे इसमें? एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर कुछ डिविडेंड एरियर रह गया ना तो वो लेस कर देना बस। और ये लेस करोगे तो बैलेंस जो मिला वो आपको मिल गया नेट एसेट्स। नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए नेट एसेट्स कितना, क्योंकि प्रेफरेंस का दे दिए, बाकी इक्विटी का हो गया ना। यस। अब जो इक्विटी होल्डर्स का नेट एसेट्स, इसी को अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो, आपको मिल गया एक एक शेयर का वैल्यू, एंड दैट इज रियल वैल्यू। एक्चुअली आज बिजनेस भी खत्म हो जाए तो एक एक शेयर होल्डर को इतना रिटर्न मिलेगा। ठीक है ना। तो ये फंडामेंटल वैल्यू है, और क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक, मतलब रियल वैल्यू है। क्लियर? अब इसमें कुछ ये सिचुएशन 1 बोले ना, ए ऑल शेयर्स फुल्ली पेड अप, इसमें आगे और 3 सिचुएशन अलग अलग आएगा, लेकिन सब में नेट एसेट्स तो फाइंड करेंगे। क्लियर? ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो एसेट्स अप्रोच किए, अब हम आते हैं लाइबिलिटी अप्रोच में। सेकंड में आते हैं लाइबिलिटी अप्रोच। ये नेट एसेट्स फाइंड करने के लिए सेकंड अप्रोच क्या हो रहा है? लाइबिलिटी अप्रोच। राइट। यस। तो इसमें कैसे होगा? तो इसके लिए ना हम पहले एक बैलेंस शीट ड्रॉ करें ट्रेडिशनल फॉर्म में। शेड्यूल शीट भूल जाओ, ट्रेडिशनल फॉर्म में एक बैलेंस शीट कर रहे हैं। इसमें सारा एसेट्स लायबिलिटी एक बार लिखूंगा। फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना। फिर इसमें इन्वेस्टमेंट, फिर इसमें करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर से बैंक, ये सब प्रीपेड, ये सब। फिर फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स या लॉसेस, ये एसेट्स हो गया। लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल, लाइबिलिटी में रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है ना। लाइबिलिटी में नॉन करंट लाइबिलिटीज मतलब लोन, डिबेंचर एटसेट्रा, और लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटीज। राइट। ये बैलेंस शीट। इसके नीचे होता है नोट, नोट में आता है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट, ठीक है ना। यस। और नोट में शो किया जाता है, बैलेंस शीट में नहीं, क्योंकि अनसर्टेन है, सर्टेनिटी नहीं है इसमें। इसीलिए जब अनसर्टेन लाइबिलिटी हो भी सकता है या नहीं, तो उसको बैलेंस शीट में नहीं करके नीचे नोट में डिस्क्लोज करते हैं, इट मे और मे नॉट। इसीलिए ये हो भी सकता है, अभी नियर फ्यूचर लाइबिलिटी हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। नाउ हम लोग एसेट्स अप्रोच जब कर रहे थे तो बोलो क्या क्या लिए थे? सारा एसेट्स ले लिए थे। तो ये देखो, ये ऑल एसेट्स ले लिए ना, फिक्टिशियस छोड़ के, जितना भी एसेट्स है। इवन गुडविल भी, गुडविल नहीं था लेकिन वैल्यूएशन करके लेंगे हम। बिजनेस बेचेंगे तो गुडविल का भी पैसा आएगा ना उनसे। तो ये सब का तो ले लिए। क्या क्या लिए बोलो? क्या क्या लिए? हम कलर फिर चेंज कर रहे हैं। ये फिक्स्ड एसेट सारा ले लिए, इन्वेस्टमेंट भी बेच देंगे, करंट एसेट से भी पैसा मिलेगा। तो नहीं लिए थे जी, वो मार्क कर देते क्रॉस। और लाइबिलिटी में नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ये सब माइनस की। देखो नॉन करंट करंट लाइबिलिटी, इवन कुछ कंटिंजेंट था अनरिकॉर्डेड, वो भी कंसिडर कर लिए थे। कितना सर्टेन होगा उतना, है ना।
क्योंकि क्लोज करेंगे तो उसको सेटल करके पे चले जाएंगे, बाकी ले लेंगे अपना होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अनरिकॉर्डेड कुछ वो भी हो गया। तो क्या नहीं हुआ, क्रॉस करते फिर ये रिजर्व एंड सरप्लस एंड कैपिटल। तो एसेट्स अप्रोच में जो लिए लायबिलिटी में उसको इग्नोर कर दो, ठीक है ना। तो बोलो लायबिलिटी अप्रोच करेंगे, जो क्रॉस किए थे उसी को लेंगे। जब एसेट्स से स्टार्ट किए थे सारा एसेट्स को जोड़े थे, और जब लायबिलिटी तो इसको माइनस किए थे, देखो किए थे ना, अपोजिट में आए। तो लायबिलिटी अप्रोच में ये जो लायबिलिटी लिखे इसको आप जोड़ोगे और अपोजिट एसेट्स में जो इसको माइनस करोगे। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। और क्या बोले, एसेट्स अप्रोच में जो चीज ले चुके उसको लायबिलिटी में इग्नोर करेंगे। तो लायबिलिटी अप्रोच में आप जो लेंगे जो एसेट्स अप्रोच में नहीं आया। क्लियर है ना। तो बोलो लायबिलिटी अप्रोच में क्या लेंगे, एक तो शेयर कैपिटल लेंगे और रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे। लेकिन ये सारा बुक वैल्यू, यहाँ एक चीज अब ओके 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 आगे कंटिन्यू करें। लायबिलिटी अप्रोच में वही नेट एसेट्स कैसे करोगे ना, शेयर कैपिटल, फिलहाल इसमें दोनों कैपिटल जोड़ लेंगे, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। ठीक है, कौन कौन सा कैपिटल जोड़ लेंगे, इक्विटी और प्रेफरेंस। जितना पेड अप वैल्यू है कैपिटल, जितना बैलेंस शीट में रिकॉर्ड था उसमें जोड़ लो रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व किसका है, रिजर्व मतलब प्रॉफिट है, प्रॉफिट कंपनी रिटेन किए थे, रखे थे। तो ये भी तो मालिक का ही है ना, शेयरहोल्डर्स का ही तो है। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो लायबिलिटी में दो छोड़े थे एसेट्स अप्रोच में, उसको इसमें ले लिए, जोड़ लिए। अब एसेट्स में जाएंगे तो माइनस करेंगे, तो लेस कर देंगे फिक्टिशियस एसेट्स। क्या लेस करेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है ना। कुछ है तो ऑब्वियसली बुक वैल्यू, बुक में जितना वैल्यू था उसका कोई मार्केट वैल्यू तो हो ही नहीं सकता, रियल तो नहीं है ना। तो आ जाना चाहिए नेट एसेट्स, यस सर। बट कुछ इसमें और एडजस्ट करेंगे, कुछ और ऐड या लेस करेंगे। क्या ऐड लेस करेंगे समझो। जब एसेट्स अप्रोच किए थे, मान लो फिक्स्ड एसेट्स बिल्डिंग रिकॉर्ड था इसमें 5 लाख और मार्केट में अभी चल रहा है 12 लाख, तो हम तो यहाँ 12 लाख ले लिए थे क्योंकि करंट मार्केट वैल्यू। तो उसमें बुक्स में रिकॉर्ड था 5 लाख बैलेंस शीट में, लेकिन अभी मार्केट में 12, तो हम एसेट्स अप्रोच में कितना लिखे थे, 12 लाख लिखे थे ना बिल्डिंग। तो उसमें तो ये जो बढ़ गया वो प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया ना, वो तो एसेट्स अप्रोच में ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए क्योंकि करंट मार्केट वैल्यू लिखे। या इन्वेस्टमेंट मैंने इन्वेस्ट किए थे 10 लाख, लेकिन अभी 8 लाख वैल्यू, तो लॉस हो गया ना। तो ये जो वैल्यू डिक्रीज हो गया, हम तो इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 8 लाख ले लिए, तो लॉस इसमें बुक कर लिए। तो एसेट्स अप्रोच में जब मार्केट वैल्यू ले रहे हैं तो उसमें जहां इंक्रीज हो गया प्रॉफिट वो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, जो लॉस है लॉस माइनस होके ही आ गया। तो रिवैल्यूएशन अलग से करना नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या, लायबिलिटी अप्रोच में हम लोग शेयर कैपिटल रिजर्व लिखे और फिक्टिशियस लेस किए, लेकिन इसमें फिक्स्ड एसेट्स या अदर करंट एसेट्स, ये सब एसेट्स जितना इंक्रीज हो गया उसके कारण जब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट वो तो इंक्लूड नहीं हुआ ना, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो क्या ऐड करेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स बढ़ना मतलब प्रॉफिट है और लायबिलिटी घटना मतलब प्रॉफिट है। तो अगर कुछ क्लेम लायबिलिटी का डिक्रीज हो गया तो प्रॉफिट जोड़ लेंगे। क्लियर है। और अगर कुछ एसेट्स घट गया तो लॉस है और लायबिलिटी बढ़ गया तो लॉस है, उसको माइनस करेंगे। सिंपल रिवैल्यूएशन का ये कर लेंगे तो मिल जाएगा नेट एसेट्स ऑफ कंपनी। समझ में आया। तो एसेट्स अप्रोच में रिवैल्यूएशन अलग से नहीं करना। क्यों नहीं बोलो तो ना, ऑलरेडी न्यू वैल्यू ले लिए तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस का इंपैक्ट ऑलरेडी उसमें आ चुका। बट लायबिलिटी अप्रोच में ये जो एसेट्स वैल्यू बढ़ गया तो इसके कारण तो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ना चाहिए ना, लेकिन वो तो नहीं किए थे, तो उसको जोड़ एडजस्ट करेंगे। तो इसमें ऐड करेंगे इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स जो मार्केट वैल्यू में बढ़ गया इतना, वो ऐड करेंगे। और डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी डिक्रीज होना प्रॉफिट है ना, इसको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी बोल सकते हो। ये दोनों में क्या होता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है। और लेस ठीक उल्टा करेंगे, डिक्रीज इन एसेट्स तो लॉस है, डिक्रीज इन एसेट्स तो ये लॉस है, और इंक्रीज इन लायबिलिटीज ये भी लॉस है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा नेट एसेट्स ऑफ कंपनी। क्या मिलेगा आपको, दिस इज नेट एसेट्स ऑफ कंपनी।
कंपनी का नेट एसेट्स पता कर ली। अब एक बार एसेट्स अप्रोच में आते। नेट एसेट्स सब कंपनी मिला हमको, ये नेट एसेट्स सब कंपनी मिल गया हमको, ठीक है ना। यहां भी देखो नेट एसेट्स सब कंपनी मिल गया हमको। तो नेट एसेट्स से फिर माइनस क्या किए थे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम, प्रेफरेंस से कैपिटल, एरिया, डिविडेंड ऐड करके आया था। तो अगर प्रेफरेंस शेयर भी है तो इससे फिर लेस कर देना। क्या लेस करोगे, लेस कर देना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम। और वो कैसे किए थे ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस, सॉरी इंक्लूड करेंगे एरिया प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर एरिया है, एरिया नहीं है तो फिर और ऐड क्यों करोगे, एरिया डिविडेंड है तो लेस कर देना, ठीक है। आपको मिल जाएगा नेट एसेट्स फॉर इक्विटी, अवेलेबल फॉर इक्विटी, हम फॉर इक्विटी लिख देते हैं। बोलो क्लियर है। अब नेट एसेट्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसी बेस पे ही आगे सारा होगा फर्स्ट मेथड का। फर्स्ट मेथड के अंदर 4 अलग अलग कंडीशन बोले ना, सिचुएशन, वो सारा कंडीशन में यही बेस है। नेट एसेट्स फाइंड करना है, चाहे एसेट्स अप्रोच से करो या लाइबिलिटी अप्रोच से करो, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, कंप्लीट बैलेंस शीट दे दिया, बेटर एसेट्स अप्रोच कर लो, ठीक है। और सिर्फ लाइबिलिटी का कुछ पार्ट दे दिया और बोल दिया एसेट्स बढ़ गया इतना या लाइबिलिटी घट गया इतना, तो लाइबिलिटी अप्रोच ही करना होगा। ओके यस। अब हम इसका एक और अप्रोच बता देते, मतलब फर्स्ट मेथड के अंदर ही बोलो ना 4 कंसेप्ट आता आएगा, 4 अप्रोच आएगा। ए हो गया ना, अब बी में आते। सर बी क्या है, ओके लिख रहा हूं। बी है, अगर कुछ इसमें पार्टली पेड शेयर्स है, सम शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, मतलब एक कंपनी में 10 लाख इक्विटी शेयर है, नंबर ऑफ शेयर 10 लाख, 10 इज फुल्ली पेड, लेकिन उसमें से 10 लाख शेयर 10 इज फुल्ली पेड था, तो 10 लाख इंटू 10 कितना होता है, 1 करोड़। और कंपनी में अनदर 5 लाख शेयर था, फेस वैल्यू तो 10, लेकिन 8 रुपीज पेड ऑफ है, 2 रुपया फाइनल कॉल अभी तक कंपनी कॉल नहीं किए, हो सकता है रिसेंटली इशू आया हुआ था, अभी तक फाइनल कॉल नहीं किए, तो कुछ पार्टली पेड है ना। तो ये जो पार्टली पेड है, कुछ शेयर्स फुल्ली पेड है, कुछ शेयर पार्टली पेड है, तो इसमें वैल्यूएशन में कुछ चेंजेस आएगा। क्या आएगा वो हम लोग अब समझते हैं। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग आगे 2 अप्रोच भी बताएंगे, ठीक है। ओके, सिचुएशन बी, इफ some shares are fully paid and few shares are partly paid, तो क्या हो रहा है इसमें, एक ही कंपनी और उस कंपनी में कुछ तो फुल्ली पेड शेयर्स भी है और कुछ पार्टली पेड शेयर्स है। तो इस सिचुएशन में एक प्रॉब्लम अराइज होगा। कैसे प्रॉब्लम अराइज होगा ना, जो पार्टली पेड है, फेस वैल्यू तो 10 था, मान लो 5 लाख शेयर, फेस वैल्यू 10, लेकिन उन लोगों का पेमेंट था 8 रुपया, 2 रुपया तो कम पे किए। अब कुछ 10 लाख शेयर था, 10 रुपीज ही पेड अप था, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बोलो कितना, 10 लाख। अच्छा एक बार लिख रहा हूं, एक कंपनी में 10 लाख शेयर था और फेस वैल्यू 10, ये 10 लाख, सॉरी 10 लाख इंटू 10 होता है 1 करोड़, है ना, 1 करोड़, ये फुल्ली पेड था। और 5 लाख शेयर्स इंटू 10 बट रुपीज 8 पेड अप, मतलब 2 रुपया कॉल हुआ नहीं, 4 लाख, 5 लाख इंटू 10 50 लाख होता है, 40 लाख, 5 लाख इंटू 8, ठीक है ना, 40 लाख इन लोगों का पेड अप है। अब ये टोटल कैपिटल कितना, 1 करोड़ 40 लाख। अब हम लोग नेट एसेट्स फाइंड किए। अब नेट एसेट्स को अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 15 लाख से डिवाइड करें तो पर शेयर तो सेम वैल्यू आ जाएगा। क्या करेक्ट है? आपको बोलो लॉजिकली क्या रिप्लाई, ये 10 रुपीज पेड अप है, 8 रुपये का जो वैल्यू है और 10 का भी सेम वैल्यू, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इस केस में क्या करना होगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो नेट एसेट से कंपनी आया था वो कैलकुलेशन कर लोगे आप, उसके साथ आप कुछ जोड़ोगे। ये जो 2 रुपया अनपेड है ना,
इनको भी कॉल कर ले तो 5 लाख इंटू 2 10 लाख रुपया मिलेगा, तो नेट एसेट्स बढ़ जाएगा और ये भी 10 रुपीज फुल्ली पेड हो जाएगा और सभी शेयर तब फुल्ली पेड 10 हो गया ना। तो एक्चुअली कंपनी कॉल नहीं किए, हम लोग वैल्यूएशन पर्पस में जो अनपेड था कॉल मनी उसको कॉल करके एक बार देखेंगे, अगर कॉल करेंगे कितना मिलेगा, उसके हिसाब से नेट एसेट्स कितना से बढ़ जाता है वो फाइंड कर लेंगे। तो आपको उसको जोड़ लोगे तो आप अब सभी शेयर फुल्ली पेड हो गया, उसके हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स फुल्ली पेड कितना 15 लाख शेयर्स हो जाएगा ना। तो बस ये को जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करोगे इसमें, फाइंड करोगे, फाइंड नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। पहले फाइंड कर लो, चाहे एसेट्स अप्रोच या लायबिलिटी, नेट एसेट्स फॉर इक्विटी लिखे ना, ये एसेट्स या लायबिलिटी फाइंड करो। अब इसमें कुछ ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, जितना भी पार्टली पेड है, फुल्ली पेड इनसे तो कॉल होगा ही नहीं, फुल्ली हो गया तो इनसे फिर कैसे कॉल करें। तो जो भी पार्टली पेड शेयर्स है उनसे तो कॉल कर सकते ना। तो इट शुड मेक ए कॉल फ्रॉम पार्टली पेड शेयर्स 5 लाख शेयर्स एंड हाउ मच इज कॉल ना 10 रुपीज फुल्ली पेड, 8 पेड आप, तो टू मेक देम फुल्ली पेड 2 रुपीज कॉल करोगे, बाकी जो बैलेंस है ना वो 2 रुपीज कॉल करोगे। तो अनपेड पोर्शन कॉल करोगे, कॉल करने से कॉल मनी रिसीव्ड होगा तो नेट एसेट्स बढ़ जाएगा। इसको आप ये बोल के लिखोगे नोशनल कॉल, नोशनल मतलब माना गया कॉल किए, एक्चुअली कॉल करते तो सभी फुल्ली पेड सेम डिनोमिनेशन हो जाता। तो ये हम लोग वैल्यूएशन पर्पस में इसको कॉल कर रहे हैं, एक्चुअल कंपनी नहीं किए, इसलिए इसको क्या मानोगे, क्या बोलोगे ना, नोशनल कॉल, NOTIONAL, नोशनल कॉल फ्रॉम partly paid shares to make them fully paid। से लोग पे करेगा या नहीं, अरे पे करेगा या नहीं हम लोग मान रहे, कॉल करेंगे पे करेगा, नहीं करेगा तो फॉरफिट कर लेंगे तो शेयर तो कम हो जाएगा, ठीक है, उल्टा फॉरफिट करके प्रॉफिट बढ़ेगा, कैपिटल रिजर्व बढ़ जाएगा, नेट एसेट्स बढ़ जाएगा, ठीक है ना, यस। तो इसमें माना जा रहे हैं वो, तो जो भी पार्टली पेड है उनसे कॉल करोगे। जैसे इन माई एग्जाम्पल 5 लाख से 2 रुपीज कॉल करोगे, मतलब इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टली पेड शेयर्स, नंबर ऑफ पार्टली पेड शेयर्स इनटू अनपेड कॉल मनी, है ना, अनपेड या अनकॉल्ड कॉल मनी, अनपेड कॉल मनी पर शेयर, ठीक है, इससे इंटू करोगे तो इतना कॉल मनी मिलने से नेट एसेट्स बढ़ जाएगा और तब तो शेयर सभी शेयर फुल्ली पेड हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा नेट एसेट्स फॉर फुल्ली पेड इक्विटी, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स, है ना। बोलो, कुछ नहीं एक्स्ट्रा, पहले जो किए थे वही करोगे, इसके बाद जितना भी पार्टली पेड शेयर्स है उनसे कॉल करके कॉल मनी रिसीव करोगे तो करने से नेट एसेट्स बढ़ेगा, ऐड करके नेट एसेट्स फुल्ली पेड दिखा देना, ठीक है, यस। देयरफॉर वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड शेयर, देयरफॉर पहले फुल्ली पेड का वैल्यूएशन करो, अब तो सब फुल्ली पेड हो गया ना, वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड शेयर, फुल्ली पेड शेयर इक्वल टू क्या करोगे, ये नेट एसेट्स फॉर फुल्ली पेड शेयर्स, नेट एसेट्स फॉर फुल्ली पेड शेयर्स डिवाइड बाय, अब टोटल कितना शेयर्स है, 10 5 15 लाख टोटल फुल्ली पेड शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स, ठीक है, डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स, तो इससे आपको मिल जाएगा एक एक फुल्ली पेड शेयर का वैल्यू कितना। अब जो पार्टली पेड था उसका भी वैल्यूएशन करना, क्योंकि एक्चुअली तो कंपनी में ये 10 रुपया का भी शेयर है और 8 रुपया पेड अप वैल्यू का भी तो शेयर है ना। तो हम लोग तो वैल्यूएशन पर्पस के लिए हम लोग मान रहे थे कॉल किए, तो एक्चुअली तो कॉल नहीं किए थे, तो पार्टली पेड का फिर वैल्यू, फुल्ली पेड हो गया आपका वैल्यूएशन, एंड वैल्यू ऑफ पार्टली पेड शेयर, पार्टली पेड शेयर इक्वल टू फुल्ली पेड वैल्यू, फुल्ली पेड वैल्यू, ये जो फुल्ली पेड फाइंड किए, मान लो
15 रुपया आया तो 15 या 10 रुपये जो भी आया फुल्ली पेड वैल्यू, उससे माइनस कर दोगे। ये जो अनपेड कॉल मनी था पर शेयर, उतना तो कॉल नहीं किया ना, 2 रुपया 2 माइनस कर देना। 4 रुपया कॉल नहीं की तो 4 माइनस कर देना, उतना कम हो जाएगा। फुल्ली पेड वैल्यू माइनस अनपेड या अनकॉल्ड कॉल मनी पर शेयर। बोलो समझ में आया? तो बस ये था। कुछ पार्टली पेड रहेगा तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करोगे, मोनोशनल कॉल ऐड कर लोगे, उसके बाद सभी फुल्ली पेड शेयर्स का वैल्यूएशन कर लो, पर शेयर वैल्यू मिल जाएगा, और उससे फुल्ली पेड वैल्यू से ये जो नोशनल कॉल पार्टली पेड अनपेड पोर्शन जोड़े थे वो माइनस कर देना, तो पार्टली पेड का भी वैल्यूएशन हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो ये दो सीखे, और दो इसके अंदर है, मतलब फर्स्ट मेथड जो है ना इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक के अंदर और दो ऐसा आएगा सिचुएशन, वो क्या आएगा आगे करेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन सॉल्व करते, और हम लोग जो स्टार्टिंग में दिए थे उसी से करेंगे। क्वेश्चन वन स्टार्टिंग मेट का, ठीक है? यस, एक मिनट हम एक बार देखते अपना स्टडी मैट को अगर एक किया जाए। ये क्या, ये तो कुछ और आ गया। ईशॉप से ऐसा, ठीक है। एक गुडविल है, इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ कंपनी शेयर। यहाँ कुछ ऑलरेडी मैंने लिख के दिए, जरूरत नहीं है, बस एक कंसेप्ट एक करोगे हो जाएगा। क्वेश्चन 1 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अरुणावा लिमिटेड कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इच इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। सर प्रेफरेंस शेयर को तो नहीं सीखे, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीख लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ट्रेडिशनल फॉर्म में बैलेंस शीट दे दिए, तो सारा एक्चुअली प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ठीक है, कोई बात नहीं। गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट, ये सारा कंप्लीट बैलेंस शीट है ना, तो आप एसेट्स अप्रोच फॉलो करोगे। या कुछ मार्केट वैल्यू दे दिया तो मार्केट वैल्यू लिख लेंगे, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। बट लायबिलिटी भी कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर ये सारा रिवैल्यूएशन देखना होगा। तो कंप्लीट बैलेंस शीट एसेट्स अप्रोच करना, ठीक है। और इसमें आंसर सिर्फ इक्विटी का ही है, तो प्रेफरेंस का भी बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब आ जाते, तो एक बार देखोगे लायबिलिटी में इक्विटी शेयर 10 इज 3 लाख, तो इसमें कुछ तो बोला नहीं कि इसमें कॉल्सन एरिया है या पार्टली पेड है, नहीं। और आगे प्रेफरेंस है, तो सभी तो फुल्ली पेड सेम डिनोमिनेशन, क्या डिफरेंट डिनोमिनेशन का वैल्यू है, पार्टली पेड है ना, कुछ है नहीं। तो बस फास्ट जो कंसेप्ट वो सीखे उसके हिसाब से होगा। तो क्या फाइंड करेंगे बोलो, नेट एसेट्स फॉर इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। 3 लाख बाई 10 मतलब 30,000 शेयर था ना, तो 30,000 शेयर से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा वैल्यू। और क्वेश्चन 2 अगर देखे, इसमें पार्टली पेड भी है, देखो दोनों डिस्कस करते हैं, दोनों करेंगे सॉल्व। 20,000 शेयर 10 इज फुल्ली पेड था 2 लाख, और 10,000 शेयर 10 इज बट ओनली 6 पेड, अब 4 रुपया अनपेड रह गया ना, तो इसमें पार्टली पेड है, तो नोशनल कॉल करेंगे, नेट एसेट्स बढ़ेगा, फुल्ली पेड वैल्यूएशन करेंगे, फिर पार्टली पेड वैल्यूएशन करेंगे। क्लियर है ना? तो फर्स्ट टू क्वेश्चन ये दोनों अप्रोच बताता है। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। यस, तो क्वेश्चन 1 ये था, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अरुणावा लिमिटेड कंप्लीट वैल्यू ऑफ इच इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। कंप्लीट बैलेंस शीट है और इससे हम लोग वैल्यूएशन करते। क्वेश्चन 2 ये था सेकंड क्वेश्चन। अगर किसी के पास स्टडी मेट नहीं है तो अभी फिलहाल वो आप क्लिक कर लेना, और तो आपको समझने में आसान रहेगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। यस, तो क्वेश्चन 1,
क्या फाइंड करेंगे? नेट एसेट्स, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर, ओह क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ अरुणाभा लिमिटेड। क्यों इस तरह हो रहा है? हम एक बार इसको ऑफ कर देते, मोस्ट प्रॉब्ली वो ऑन करने के कारण प्रॉब्लम हो रहा है क्या? थर्ड सिम कॉस्ट ये सब कैसे खुल गया? ये आप लोग क्लिक कर लेना, डोंट से, यस। नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ अरुणाभा लिमिटेड। क्या करेंगे? एसेट्स अप्रोच फॉलो करेंगे। तो एसेट्स अप्रोच में देखो, गुडविल पहले लिख लेते हैं, गुडविल सीरियल ही करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट गुडविल बैलेंस शीट में दिया था 50, बट नीचे एडजस्टमेंट बी में देखो गुडविल इज टू बी वैल्यूड 80,000, तो जो वैल्यू दे दिया वो लिख लेते हैं, राइट। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है कितना? 2 लाख, और इसमें देखो वैल्यू दे दिया 2,40,000। नीचे देखो इंफॉर्मेशन है 2,40,000 मार्केट वैल्यू। फिर प्लांट, प्लांट कितना का है? 250 बैलेंस शीट में, बट एडिशनल इंफॉर्मेशन 230 हो गया, तो इसमें भी लिख लेते हैं 230। नेक्स्ट अगेन आफ्टर प्लांट और क्या दिया है? प्लांट के बाद है आपका, ओहो कैलकुलेटर लाना भूल गया, ठीक है लाएंगे। प्लांट के बाद है फर्नीचर, फर्नीचर का लेकिन सर नीचे कुछ वैल्यू नहीं दिया, कोई बात नहीं, जो बैलेंस शीट में वही लिख लेना 70,000, ठीक है। फिर स्टॉक, ये सारा फिक्स्ड एसेट्स था, करंट एसेट, स्टॉक नीचे देखो एडजस्टमेंट बी, उसमें स्टॉक का वैल्यू दे दिया 1 लाख, मार्केट वैल्यू दिया है तो वो वैल्यू लिखोगे, नहीं तो बुक में जो है वो लिख लेना, ठीक है ना। यस, डेटर्स, ये सारा करंट एसेट्स, तो डेटर्स 30 था, और इसमें लास्ट एडजस्टमेंट कुछ डाउटफुल है 5,000, तो 30 से 5 लेस कर दो, डाउटफुल है ना, तो हो गया 25,000। फिर क्या? कैश, ऑब्वियसली कैश एसेट्स होता है, कैश बैंक एसेट्स होता है, ये 20,000 लिक्विड एसेट सबसे। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये तो फिक्टिशियस एसेट्स, एक्सपेंसेस कैसे एसेट्स हो सकते हैं बाबू, तो रहने दो। तो बस ये सारा एसेट्स बेचोगे इतना मिलेगा, और इसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करोगे, नेट एसेट्स आ जाएगा, ठीक है ना। यस सर, तो एक बार सबको जोड़ते, एक मिनट, कैलकुलेटर हम ला रहे हैं, कैलकुलेटर लेके आते हैं। कैलकुलेटर कहाँ रखे? तो 240, 80, 320, 325, 50, 550, 650, 650, 6,50,000 प्लस, वो कहाँ तक की है? एक मिनट फिर करते, 230, 70, 3 लाख, 5 लाख, 6,20,000, 7,20,000, 7,45,000, अरे कैलकुलेटर से पहले हो गया, 7,45,000 सारा एसेट्स बेचेंगे, इतना मिलेगा। अब इसमें से लायबिलिटी जितना था पे कर देंगे, लेस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, क्लेम ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी होल्डर, या एक्सटर्नल लायबिलिटी लिखो, नेट एसेट्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो लायबिलिटी में क्या है? लायबिलिटी में है एक तो क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अलग से कुछ नहीं दिया, तो ये 3 लेस करोगे। क्या क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, ये सारा करंट लायबिलिटी है, लोन एटसेट्रा नहीं है, नॉन करंट नहीं है। क्रेडिटर्स एक बार इनसाइड लिखते हैं, इसका अलग से क्लेम नहीं दिया लायबिलिटी में, तो यही लिख लोगे। बिल्स पेबल है 40,000, और टैक्स प्रोविजन, टैक्स भी तो गवर्नमेंट को देना होगा ना, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये है आपका 30,000।
तो टोटल 1,30,000, राइट, माइनस कर दो 745 बाय 130 तो 6,15,000। ये आ गया नेट एसेट्स ऑफ कंपनी। क्या मिला? नेट एसेट्स ऑफ कंपनी, कंपनी का नेट एसेट्स मिल गया। अब बोलो प्रेफरेंस है ना? यस सर। तो प्रेफरेंस से होल्डर्स क्लेम लेस करोगे, क्योंकि कंपनी लिक्विड होने से प्रेफरेंस को पहले पे करते, बाकी जो बचता है वो इक्विटी को देते। तो प्रेफरेंस में 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 इज 2 लाख। क्या एरिया डिविडेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रहे, या बैलेंस शीट के नीचे कंटिंजेंट बोल के कुछ दिया कि एरिया डिविडेंड? नो, नथिंग। तो फिर सिर्फ कैपिटल लेस करोगे। एरिया डिविडेंड है तभी वो इंक्लूड करोगे, और इंक्लूड करके लेस करोगे, लेकिन इसमें एरिया डिविडेंड बोला नहीं तो कैपिटल लेस कर देना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम तो कितना था कैपिटल? 2 लाख। तो 2 लेस कर दो तो बाकी इक्विटी का हो गया। तो नेट एसेट्स फॉर इक्विटी होल्डर्स, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। तो 615 से 2 लेस करो, 415, 4,15,000। दिस इज नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। अब कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है डिवाइड कर दो। देखो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ये कौन सा वैल्यू? इंट्रिंसिक। इसमें दूसरा और कोई वैल्यू नहीं होगा कि उसके लिए अर्निंग कुछ होना चाहिए। अर्निंग बताया नहीं, इस साल कितना अर्न किए, पास्ट एवरेज कितना, कुछ नहीं दिया है। तो इससे इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगा इसमें, और इवैल्यूएशन कंप्लीट 4,15,000। अब देखो क्वेश्चन में कितना इक्विटी शेयर्स था? 3 लाख बाई 10, 30,000 शेयर्स। तो 30,000 से डिवाइड कर दोगे, वैल्यू मिल जाएगा। तो 4,15,000, 415,000 डिवाइड बाई 30,000, तो ये होता है आपका 13। कुछ गड़बड़ हो रहा है? क्या गड़बड़ हो रहा है भाई? एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है। गुडविल था 80,000, बिल्डिंग हो गया 240, ठीक है, प्लांट हो गया 230, फिर फर्नीचर हो गया 70, देन स्टॉक 80, स्टॉक हो गया 1 लाख, फिर आपका डेटर्स से 25 और बैंक इतना। ये तो ठीक ही है। कुछ गड़बड़, क्या गड़बड़ किए? आपका 80, 240, 80, 320, 3 2 5 50, 5,50,000 प्लस 1,70,000, 1,70,000 प्लस 45,000। ओ, 20,000 का कैसे गड़बड़ कर दिए? 765 आ रहा था, है ना? 8 4 12 22, यस 765 तो ये हो जाएगा 6,35,000, ठीक है, 635 तो 435 आएगा, इसीलिए मिस्टेक हो रहा था। 435 अब करते 4,35,000 डिवाइड बाय कितना? 30,000 इज इक्वल टू कितना? 14.50। ओके, यस। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आ गया कितना? 14.50। अब सर क्वेश्चन में तो प्रेफरेंस भी बोला। ओके, प्रेफरेंस के लिए कुछ नहीं, प्रेफरेंस में जो फेस वैल्यू 100 था ना वही रहेगा। क्यों? एक बार देखो तो वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस होल्डर्स क्लेम कितना है? 2 लाख। अब बोलो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना था? 2 लाख बाई 100 मतलब 2,000 शेयर्स था। तो डिवाइड करोगे तो 100 ही आएगा ना। तो जो पेड अप कैपिटल कितना था? 100, वही हो गया। हाँ, एरिया डिविडेंड है तो ऐड हो जाता है, अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर का कुछ अलग से वैल्यूएशन करने का जरूरत नहीं, जो था वही हो जाएगा, राइट। तो अब मेनली आपसे पूछेगा तो इक्विटी का ही वैल्यूएशन पूछेगा, प्रेफरेंस के लिए कुछ कंडीशन और है तो आगे देखेंगे। बोलो समझ में आया? तो ये था क्वेश्चन 1। इसको लायबिलिटी अप्रोच से भी आप करते तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस भी देखना होता, वो एडजस्ट करना होता। एक एक एसेट्स लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज वो देखते, उसके हिसाब से एडजस्ट करते, राइट। बट यहाँ कंप्लीट बैलेंस शीट है ना, क्या करोगे? एसेट्स अप्रोच फॉलो करोगे। ओके ना। क्वेश्चन 2 समझ में आया होगा और उतना ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, आगे सब मेथड सीख लोगे तो हो सकता है हौच-पौच हो जाएगा, बट प्रैक्टिस करोगे आराम से होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी चैप्टर। सेकेंड क्वेश्चन,
चेंज ही नहीं हो रहे। क्वेश्चन 2, the balance sheet of Amco Electronics Limited disclosed the following position on 31st March 2015। और इसमें भी कंप्लीट बैलेंस शीट है, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ मेंशन इंफॉर्मेशन। बट क्वेश्चन में देखे थे ना, कुछ पार्टली पेड शेयर्स है, नोशनल कॉल जोड़ना होगा, बस इतना ही है। तो स्टार्ट कर दो। नेट एसेट्स फॉर इक्विटी होल्डर्स, नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ एमको लिमिटेड। और इसमें प्रेफरेंस तो है नहीं, तो प्रेफरेंस होल्डर्स क्लेम माइनस नहीं करना है, बस नेट एसेट्स ऑफ कंपनी जो भी आएगा ना उसमें नोशनल कॉल ऐड कर लोगे, तो बस नेट एसेट्स पर फुल्ली पेड शेयर्स मिल जाएगा। एग्जाम में इस तरह फॉर्मेट एक कर लेना, ठीक है, एक अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, बस स्टार्ट कर देना। तो एसेट्स से स्टार्ट करोगे। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन, गुडविल का वैल्यू दे दिया, बिल्डिंग प्लांट, जैसे क्वेश्चन 1 था ऐसा ही है। स्टॉक, फिर डेटर्स आर गुड, कुछ कंटिजेंट लाइबिलिटी था उसमें क्लेम है डैमेज, तो सब लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। यस, एसेट्स अप्रोच से गुडविल। अब हेड लिखो फिक्स्ड एसेट्स, उसके अंदर कोई जरूरत नहीं है भाई, लिखते जाओ सारा एसेट्स, फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए, राइट। गुडविल बैलेंस शीट में 30 था, बट एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल रहे इसका वैल्यू 50, तो 50 लेंगे ना। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग इसमें बैलेंस शीट में 125, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन 160। आफ्टर बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी 90 था, बट यहां दे रहे 75 एडिशनल में। मशीनरी के बाद फिर करंट एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स हो गए कंप्लीट। स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू दे दिया 1,05,000, तो 1,05,000 लिख लो। बैलेंस शीट में तो था 1,15,000, लेकिन वैल्यू थोड़ा घट गया। फिर ये बुक डेट्स मतलब डेटर्स, उसमें प्रोविजन 5,000 लेस करके 95 बैलेंस शीट में दिया, बट एडिशनल में बोल रहे हैं ऑल द डेटर्स कंसिडर गुड। जब गुड है तो डाउटफुल नहीं होना चाहिए, प्रोविजन नहीं होना चाहिए, तो प्रोविजन माइनस किए तो उसको लेना नहीं लेना। टोटल 1 लाख बुक डेट्स लिखना, बुक डेट्स मतलब डेटर्स, बुक डेट्स टोटल लेंगे 1 लाख। अब डाउटफुल के लिए जो प्रोविजन किए तो हटा देंगे, ठीक है ना, नहीं कंसिडर करना एज दे आर गुड। नेक्स्ट है कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक, इसमें कोई फिक्टिशियस नहीं है, तो बैंक में तो मार्केट वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू ही तो आएगा ना। बस ये सारा एसेट्स कंप्लीट हो गया, इनको जोड़ लो। और फिर एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितना लेस करेंगे तो हो रहा है आपका 160, 50, 210, 285, 290, 390, 490, 495, 4,95,000। आप लोग एक बार जोड़ोगे, मेरा उसमें तो मिस्टेक हो गया था। 50, 160, 210, ठीक है, प्लस 75, 180, 180, 285, 285, 285 जोड़ के 495, ठीक है। यस, टोटल एसेट्स हो गया लेस। इससे आप लेस करोगे एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है। तो लायबिलिटी में देखो क्या, नॉन करंट, करंट सभी लेंगे, बट यहां क्रेडिटर्स और प्रोविजन पर टैक्स है, और एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था कंटीजेंट, तो क्रेडिटर्स, इसमें कुछ अलग से वैल्यू नहीं है, क्लेम दिया नहीं, तो 70 एज इट इज ले। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, इसमें 44, तो 44 पूरा लेते। और इसमें एक और है कंटिजेंट लायबिलिटी, क्लेम फॉर डैमेज 10,000 नॉट टू बी प्रोवाइडेड, तो क्लेम फॉर डैमेज, डैमेज के अगेंस्ट में क्लेम कितना 10,000, तो ये आप जोड़ लो बस। 70, 80, 124, 1,24,000 क्लेम, ठीक है। 7, 4, 11 बार, यस। तो 495 से लेस कर देते, माइनस कर देते 1,24,000, इज बैलेंस 3,71,000। दिस इज नेट एसेट्स,
ऑफ कंपनी। अब नहीं भी लिखोगे चलेगा, ठीक है ना। अब बोलो प्रेफरेंस शेयर्स है? नो, नहीं है। होता तो लेस कर देते प्रेफरेंस होल्डर्स क्लेम, बट इसमें कुछ पार्टली पेड था। अब नोशनल कॉल जोड़ोगे ना, क्या बोले थे, अगर पार्टली पेड शेयर्स है तो उनसे कॉल करके फुल्ली पेड कर लेना, नेट एसेट्स बढ़ जाएगा। तो लिखो नोशनल कॉल फ्रॉम पार्टली पेड शेयर्स टू मेक देम फुल्ली पेड। ये लिखना नहीं है, फुल्ली पेड करने के लिए कितना कॉल करोगे, बस वही 10,000 शेयर था, 10 फेस वैल्यू, 6 पेड अप था, तो 4 कॉल करोगे। 10,000 शेयर से 4 रुपया कॉल करोगे तो दैट शुड बी फुल्ली पेड। तो 40,000 कंपनी को मिलेगा कैश, तो नेट एसेट्स बढ़ जाएगा। अब सभी फुल्ली पेड हो गया, तो नेट एसेट्स पर फुल्ली पेड शेयर्स। फुल्ली पेड इक्विटी शेयर से लिखो ना, इसमें तो इक्विटी छोड़ के कुछ है नहीं। तो 371 प्लस 40 तो इज 4,11,000। एकदम इजी है। नेट एसेट्स फाइंड करो, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो, बस। और क्या, हाँ पार्टली पेड था, नोशनल कॉल जोड़ लेना। देखो फुल्ली पेड शेयर, वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड शेयर, वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड शेयर इक्वल टू क्या होगा, ये जो नेट एसेट्स आया था 4,11,000 डिवाइड बाय, अब बोलो लाइबिलिटी साइड देखो, एक तो 20,000 फुल्ली पेड था और 10,000 जो पार्टली वो भी फुल्ली पेड हो गया। 20 और 10 30,000 शेयर्स है ना। लाइबिलिटी में देखो 20,000 शेयर 10 इज फुल्ली पेड है और 10,000 शेयर 10 इज बाय 6 पेड अप, 6 से 4 कॉल किए तो टोटल 30,000 शेयर से डिवाइड कर दो। 4,11,000 डिवाइड बाय 30,000 तो ये आया आपका 13.13.70। ये फुल्ली पेड शेयर का वैल्यू। अब वैल्यू ऑफ पार्टली पेड शेयर, पार्टली पेड शेयर, क्योंकि कुछ पार्टली पेड भी तो था। क्या करोगे, ये जो कॉल किए थे ना 4 रुपया, वो तो उन लोगों से कल कम मिला था, वो माइनस कर देंगे। फुल्ली पेड वैल्यू जो भी आया उससे लेस कर देंगे अनपेड कॉल मनी, ठीक है ना। तो बोलो फुल्ली पेड 13.7 आया ना, और इन लोगों से कितना कॉल किए थे, 4 रुपया अनपेड था, तो 4 माइनस करो तो 9.70, ये भी आंसर है। तो पार्टली पेड शेयर वैल्यू शुड बी 9.70 एंड फुल्ली पेड शेयर वैल्यू दैट शुड बी 13.70। ये था आपका वैल्यूएशन अंडर सिचुएशन सेकंड। फर्स्ट क्या था, सभी शेयर फुल्ली पेड है, सेकंड क्या, कुछ पार्टली पेड है, तो इस तरह वैल्यूएशन करोगे। बोलो क्लियर है, समझ में आया? यस। आगे एक और कर लेते, फर्स्ट मेथड का एक और पार्ट सीख लेते तो उतना में मोटा मोटी हो जाएगा, फिर भी चारों सीखेंगे। आज हम लोग इस मेथड उसको भी सीख लेते, उसमें से भी थोड़ा सा सीखना है। क्या है, अगर सभी शेयर फुल्ली पेड है, पॉइंट सिचुएशन सी आ रहा है, आप सिचुएशन सी क्या आ रहा है समझते, प्रॉब्लम हो रहे, चेंज क्यों नहीं आ रहा है, ओहो हमको इसे इंड में ही करना। सिचुएशन सी, एक क्या था, फुल्ली पेड सभी, सेकंड क्या, कुछ पार्टली पेड था। अब क्या हो रहा है, सभी शेयर तो फुल्ली पेड लेकिन डिफरेंट डिनोमिनेशन, फेस वैल्यू अलग अलग है। मान लो दे दिए 50,000 शेयर 10 इज फुल्ली पेड था, और फिर बोल दिए अनदर 50,000 शेयर ₹5 इज फुल्ली पेड है। तो बोलो सभी फुल्ली पेड है, किसी से कॉल नहीं कर सकते हो। यहाँ तो पार्टली पेड था, कॉल कर लोगे, वह तो पार्टली पेड ही नहीं है, कॉल कैसे करोगे। तो इसमें कैसे करोगे, इफ ऑल द शेयर्स आर फुल्ली पेड बट डिफरेंट डिनोमिनेशन, इफ all the shares are fully paid but different denomination, सभी शेयर फुल्ली पेड है लेकिन डिफरेंट डिनोमिनेशन का, डिफरेंट डिनोमिनेशन और डिफरेंट फेस वैल्यू का है। तो इस सिचुएशन में फिर कैसे करोगे, इसमें कुछ नहीं करना, कैसे करोगे समझो। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आगे और मिलेगा क्वेश्चंस,
बट हम समझा देते कैसे करो। स्टेप 1, अब फाइंड कर लो नेट एसेट्स फॉर इक्विटी होल्डर्स, नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। चाहे एसेट्स अप्रोच अप्लाई है तो एसेट्स करो, लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी करो, जो फॉर्मूला सीखे उससे नेट एसेट्स फाइंड कर लेना इक्विटी होल्डर्स का कितना। अब जब सभी फुल्ली पेड है, कॉल तो नहीं कर सकते, तो क्या करें हम लोग वैल्यूएशन पर्पस के लिए स्टेप 2 सभी शेयर को तोड़ देना। डिफरेंट फेस वैल्यू था ना, कुछ 10 कुछ 5, सबको 1 रुपी शेयर में तोड़ देना। स्प्लिट ऑल द शेयर्स, हम लोग वैल्यूएशन पर्पस में कर रहे हैं, एक्चुअली कंपनी तो तोड़े नहीं थे, सबको इक्वल अलग अलग वैल्यू था ना। स्प्लिट ऑल द शेयर्स टू ₹1 इक्विवेलेंट शेयर्स। सर इसके लाइन का मतलब क्या बोले, मतलब सभी शेयर को तोड़ के, फेस वैल्यू को तोड़ के 1 रुपया में कन्वर्ट कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा ना। जो 10 रुपये का शेयर एक शेयर था उसको 1 रुपये का 10 शेयर दे देंगे, मतलब 10 गुना नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा। जो 5 रुपये का एक शेयर था उसको 1 के बदले में 5 शेयर दे देंगे 1 रुपये का, तो सभी शेयर का फेस वैल्यू 1 आ जाएगा और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा ना। 1 रुपये क्यों बेटर होता है, चाहे 7 रुपया पेड ऑफ हो, फुल्ली पेड हो, और या 5 रुपीज हो, 10 रुपीज हो, अलग अलग फुल्ली पेड है। तो इस केस में अलग अलग के लिए रेशियो कुछ धरना नहीं है, सबको 1 रुपये में करो ना, इजिली हो जाएगा। तो स्प्लिट ऑल द शेयर्स इनटू ₹1 इक्विवेलेंट शेयर्स। तो इसके हिसाब से टोटल कितना शेयर्स आएगा ना, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट शेयर्स, तो इससे हो जाएगा देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ₹1 शेयर, सभी ₹1 में इक्वल टू टोटल पेड अप कैपिटल, जितना पेड अप कैपिटल था कंपनीज बैलेंस शीट में, टोटल जो फुल्ली पेड टोटल कैपिटल, कुछ फुल्ली पेड 10 रुपीज था, कुछ फुल्ली पेड 5 रुपीज, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू करके कैपिटल दिखाए थे ना बैलेंस शीट में, और टोटल पेड अप कैपिटल को डिवाइड कर देना 1 रुपी से। जितना मतलब क्या है, जितना पेड अप कैपिटल उतना ही हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि सबको 1 रुपये में तोड़ दिए, ₹1 है ना, ₹1 में तोड़ो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जितना कैपिटल उतना नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा। यस सर। अब फाइंड करो देयरफॉर वैल्यू ऑफ ₹1 शेयर, वैल्यू ऑफ ₹1 शेयर जो सबको 1 रुपये में तोड़े, इसका वैल्यूएशन करेंगे। तो ये जो फर्स्ट नेट एसेट्स फाइंड किए थे उसको टोटल नंबर ऑफ ₹1 शेयर से डिवाइड कर देंगे, 1 रुपये शेयर का वैल्यू मिलेगा। तो नेट एसेट्स जो भी आया था फॉर इक्विटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ₹1 शेयर्स, ये 1 रुपये का वैल्यू मिल गया। मान लो 1 रुपये का वैल्यू किए, डिवाइड किए तो आया 1.85, ठीक है ना। अब ये तो 1 रुपये का वैल्यू है 1.85, तो एक्चुअली क्या 1 था, नहीं, एक्चुअली 10 था, 5 था, या डिफरेंट डिनोमिनेशन का था। तो एक्चुअल वैल्यू कैसे करोगे, देखो वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू वैल्यू ऑफ ₹1 शेयर, ₹1 शेयर कितना देख लो, इनटू एक्चुअल फेस वैल्यू क्या था शेयर का, एक्चुअल फेस वैल्यू पर शेयर जो 10 था 10 से इंटू करोगे, अगर 1 रुपये का 1.85 तो 10 से इंटू करोगे तो 18.5 हो जाएगा। जो 5 रुपया पेड अप था उनको 5 से इंटू कर लोगे, 5 रुपये का वैल्यू आ जाएगा। बस इस तरह वैल्यूएशन करोगे। तो थर्ड केस हो रहा है जहां सभी शेयर फुल्ली पेड है लेकिन इसमें डिनोमिनेशन डिफरेंट था, तो इस केस में आपको क्या करना होगा, नेट एसेट्स एज इट इज फाइंड करोगे। इसके बाद सभी शेयर को 1 रुपये का शेयर में तोड़ देना, टोटल नंबर ऑफ शेयर जितना कैपिटल था उतना का ही शेयर्स बन जाएगा। अब डिवाइड कर दोगे तो 1 रुपये शेयर का वैल्यू नेट एसेट से, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1 रुपये का डिवाइड कर देना, वैल्यू मिल जाएगा 1 रुपये का। अब जो एक्चुअली 10 रुपये शेयर था 10 से इंटू करो, 1 का इतना तो 10 का क्या 10 से इंटू कर लोगे, 1 का इतना जो 8 रुपीज फुल्ली पेड था 8 से इंटू करोगे, जो 5 रुपीज था 5 से इंटू कर लोगे। तो बस ये था सिचुएशन सी। तो हम एक ऐसे थोड़ा सा आइडिया देंगे और इस बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन 3 ट्राई करोगे, ठीक है ना। इसमें एक और बाकी है, बस वो कर लेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगा।
और इंट्रिंसिक नेक्स्ट क्लास में इंट्रिंसिक करके फिर यील्ड वैल्यू भी समझ लेंगे। फेयर वैल्यू क्या, दोनों की है, डिवाइड कर लेंगे, एवरेज आ जाएगा, राइट। यस तो हम इसी अभी जो डिस्कस किए सी, इसके लिए हम थोड़ा सा एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल हम लेके समझा रहे हैं। एग्जांपल, फाइंड वैल्यू ऑफ शेयर, ओनली शेयर मतलब इक्विटी शेयर, फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या दे रहे हैं ना, 1 लाख इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स ₹10 फुल्ली पेड, 1 लाख इक्विटी शेयर 10 फुल्ली पेड, तो कितना 10 लाख। और अनदर 50,000 इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर ₹8 फुल्ली पेड, 4 लाख, ठीक है ना। तो एक कैपिटल है, दो सभी फुल्ली पेड है, यानी कि 8 है, ₹2 कॉल कर दे। फुल्ली पेड तो कॉल नहीं कर सकते हो ना, हाँ पार्टली पेड होता तो कॉल कर लेते। रिजर्व एंड सरप्लस 18 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस कितना था 18 लाख, ओके। और फिर बोल रहे हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, एसेट्स वैल्यू इंक्रीज बाय ₹3,60,000 and unrecorded liability ₹60,000। बस ये दिया इंफॉर्मेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ शेयर, हम छोटा सा ही लेके समझा रहे हैं, बस कंसेप्ट आपका हो जाएगा ना क्लियर। तो इसमें बोलो एसेट्स अप्रोच कर सकते क्या, नहीं, क्योंकि कोई एसेट्स का कुछ वैल्यू नहीं दिया, एक्सटर्नल लायबिलिटी कुछ नहीं दिया, तो सिर्फ रिवैल्यूएशन का पार्ट दिया ना, तो हम लोग लायबिलिटी अप्रोच करेंगे। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व जोड़ लेंगे, फिक्टिशियस दिया नहीं। इसके बाद रिवैल्यूएशन, एसेट्स वैल्यू बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऐड कर लेंगे। और लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड था, रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रहे हैं, तो लायबिलिटी इंक्रीज तो लॉस हो जाएगा, लेस कर देंगे तो मिल जाएगा नेट एसेट्स ऑफ कंपनी। समझ में आया ना। तो स्टार्ट करते हैं, लिखो सॉल्यूशन। कलर क्यों नहीं चेंज हो रहे पता नहीं। नेट एसेट्स ऑफ कंपनी, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल बोलो 10 और 4 सभी तो इक्विटी शेयर फुल्ली पेड है, 10 लाख और 4 लाख, टोटल पेड अप कैपिटल कितना 14 लाख। यस सर। फिर क्या जोड़ोगे, रिजर्व एंड सरप्लस, आरएस, शॉर्ट में लिखे आरएस मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, तो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स का ही तो पार्ट है। अगेन फिक्टिशियस नहीं है, छोड़ दो। एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया, इंक्रीज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंक्रीज ऑफ एसेट्स तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बढ़ना मतलब प्रॉफिट है, 3,60,000 इसको ऐड कर लेंगे। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था, रिकॉर्ड करोगे तो लायबिलिटी इंक्रीज तो लॉस है, लेस कर देंगे, इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी में उल्टा होता है, तो कितना 60,000 ये लेस कर देंगे। तो मिल गया आपको नेट एसेट्स ऑफ कंपनी। प्रेफरेंस तो नहीं है, नेट एसेट्स ऑफ कंपनी। बोलो समझ में आ रहा है। तो ऐड करो, इसमें तो 3 लाख हो जाएगा ना, 3,60,000 में से 60 लेस करोगे 3 लाख, 18 3 21, तो 21 और 14 35 लाख। बोलो कितना है 35 लाख, राइट। यस सर। तो अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है। टोटल नंबर ऑफ ₹1 शेयर, सब तो डिफरेंट डिनोमिनेशन था ना, 10 और 8 अलग अलग था। तो टोटल नंबर ऑफ, नाउ टोटल नंबर ऑफ ₹1 इक्विवेलेंट शेयर्स, अलग अलग था ना, तो सबको इक्वल वैल्यू में लेके आओगे, ₹1 तोड़ के इक्विवेलेंट शेयर्स इक्वल टू, बोलो तो टोटल पेड अप कैपिटल कितना था 14 लाख, 10 4 14 है ना, तो डिवाइड बाय 1 कितना होता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स भी हो जाएगा 14 लाख। इजी होता है, जितना कैपिटल था पेड अप वही होगा नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। कुछ कैलकुलेशन का जरूरत नहीं। या 5 में करेंगे तो 5 के हिसाब से कितना तोड़ना पड़ेगा, तो बहुत प्रॉब्लम है, जरूरत नहीं है, 1 का करो ना, इजी हो जाएगा। 1 का इतना आगे जो 10 है 10 से इंटू कर लोगे, 8 8 से, तो कुछ और सोचना नहीं होगा इतना। देखो वैल्यू ऑफ ₹1 शेयर, वैल्यू ऑफ ₹1 शेयर इक्विवेलेंट शेयर
इक्वल टू, बोलो नेट एसेट्स कितना 35 लाख, डिवाइड बाय करोगे कितना 14 लाख। ओहो मेरा कैलकुलेशन में कुछ, कोई बात नहीं, एग्जाम में जो आएगा करोगे ना, फ्रैक्शन कुछ आ जाएगा, कोई बात नहीं है। तो 35 लाख डिवाइड बाय कितना 14 लाख इज इक्वल टू ये 2 अरे वाह फ्रैक्शन किया 2.5 आ गया। तो एक एक शेयर का वैल्यू कितना हो गया 2.5, राइट। तो एक्चुअली क्या 1 रुपी था? नहीं सर, एक्चुअल क्या था बोलो, एक तो 10 रुपये का पेड अप था और एक 8 रुपये का था। तो अगर 1 रुपये का इतना, 10 का क्या होगा 10 से इंटू कर लोगे, 8 तो 8 से इंटू कर लोगे, बस हो गया वैल्यू। कुछ नहीं, वैल्यूएशन पर्पस में इसको 1 रुपये में तोड़ दोगे, फिर जो 1 रुपये का जो वैल्यू आएगा उसमें जो एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ ₹10 शेयर, वैल्यू ऑफ ₹10 शेयर इक्वल टू 2.5 इंटू 10 है ना, 2.5 इंटू 10 दैट इज 25 रुपीज, एंड वैल्यू ऑफ ₹8 शेयर, रुपीज ओह क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है, ₹8 शेयर 2.5 इंटू 8 इक्वल टू कितना 20 रुपीज। तो ये आंसर हो गया। जो 10 रुपीज पेड अप वैल्यू, फुल्ली पेड वैल्यू, उसमें एक एक शेयर का वैल्यू आ रहा है 25 रुपया। जो 8 का वैल्यू, उसमें वैल्यू कितना हो जाएगा 20 रुपीज। बोलो क्लियर है ना कंसेप्ट? यस। तो फास्ट मेथड का मोरलेस जितना भी है वो सीख लिए। एक और बाकी है जहां प्रेफरेंस को वोटिंग राइट मिलता है, पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट कंट्रोल। तो इस केस में थोड़ा सा चेंज आएगा प्रेफरेंस का भी वैल्यू, वो हम बस सीख लेंगे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू या फास्ट मेथड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसको श्योर कंप्लीट कर लेंगे, मतलब इसका जो दूसरा मेथड वो भी कंप्लीट कर लेंगे और फिर कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। यस। तो आज का क्लास इतना, आप लोग इसको एक बार फॉलो करो, इसको एक बार कंप्लीट करो और क्वेश्चन 3 होमवर्क करोगे। होमवर्क आप लोग को एक ही देंगे, 1 मिनट, होमवर्क करोगे क्वेश्चन नंबर 3, राइट। यस, ये करके आना। नेक्स्ट क्लास फिर मीट होगा। ओके।